नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के साथियों, मैं हूं मिस्टर एक्स। सबसे पहले तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगले 1 घंटे के लिए आप अपनी कुर्सी की पेटी को बांध लीजिए और पूरी तरह से मेरे साथ जुड़ जाइए। स्टोरी को शुरू करके अपने फ़ोन को नीचे साइड में रख दीजिए और अपने ईयरफोन्स को कानों में अच्छे से ठूंस लीजिए। साथियों, मैं नहीं चाहता कि अगले 1 घंटे के लिए आप बार बार अपने फ़ोन के अंदर डिस्टर्ब हो जाएं और कहानी का जो भाव मैं आपके के लिए धीरे धीरे तैयार करने वाला हूं, वो फ्लो बीच में ही टूट जाए। तो ज़रूरी है कि आप पूरी तरह मेरे साथ जुड़कर इस कहानी का आनंद लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। साथियों, हमारी पिछली कुछ स्टोरीज पर आप लोगों ने जो प्यार मुझे दिया, उसके लिए मैं आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। जब मैंने आपके लिए स्टोरीज बनाना शुरू किया था, तब मुझे यकीन नहीं था कि आप लोग इतनी बड़ी स्टोरीज भी पसंद करने लगेंगे। पर आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में कहा कि कहानी सुनाने का अंदाज आपको काफ़ी पसंद आ रहा है और मैं इसी अंदाज को आपके लिए आगे कंटिन्यू रखूं। वही आप लोगों में से ही मुझे अच्छे अच्छे सजेशन भी मिल रहे हैं। जैसे कि एक सजेशन मुझे मिला कि स्टोरी के अंदर परिवार के सभी सदस्यों यानी कि कमेंट्स में जितने भी नाम आप लोगों के आ रहे हैं, उनका नाम लेना शुरू किया जाए। तो फिर मैंने सोचा कि इससे फिर वीडियो की लेंथ काफ़ी बड़ी हो जाएगी और आप लोग यहाँ पर स्टोरी सुनने के लिए आ रहे हैं, तो स्टोरी सुनने के बजाय आपको वहाँ पर नाम सुनने को मिलेंगे, तो इससे भी आपका टाइम खराब हो जाएगा। और मैं समझता हूं कि आज के वक्त में अगर आप टाइम निकाल करके कोई स्टोरी सुन रहे हैं, तो आप यही सोच कर आते हैं कि आपको एक बढ़िया और अच्छी वैल्यूएबल स्टोरी मिले। तो इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में ही मुझसे बातचीत कर लीजिए। मैं आपके हर कमेंट का जवाब देता हूं, और मैं ही क्यों बल्कि हम आपस में भी एक दूसरे से बात कर सकते हैं। एक साथी दूसरे साथी के कमेंट का जवाब दे सकता है, और मैं देख रहा हूं कि आप लोग कमेंट करके आपस में बातचीत नहीं करते हैं, बल्कि मैं आपके हर कमेंट का जवाब दे रहा हूं। और हो सकता है कि इससे आपके बीच में भी कईयों के बीच अच्छी दोस्ती बन जाए और इस तरह से हम आपस में एक फैमिली बन जाएंगे और एक दूसरे को ज़्यादा जान पाएंगे। तो अब से कमेंट्स के अंदर एक दूसरे से भी बातचीत करना शुरू कीजिए, और बाकी मैं तो आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार बैठा ही हूँ। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए आज की स्टोरी को शुरू करते हैं। आप लोग काफ़ी समय से हॉरर स्टोरी सुनते आ रहे हैं और शायद आप लोगों में से किसी न किसी के साथ ऐसी कोई घटना कभी न कभी घटी भी होगी। आपकी रिश्तेदारी में, आपके परिवार में, आपके आसपास के पड़ोस में कहीं ना कहीं तो कुछ ऐसी चीज़ें हुई होंगी जिसको आपने अनुभव किया होगा या अपनी आंखों से देखा होगा या लोगों से कहीं ना कहीं सुना ही होगा। तो मैं ये मानकर चलता हूं कि आप लोगों को भूत प्रेत के ऊपर विश्वास है। लेकिन अगर हम आजकल के मॉडर्न ज़माने के हिसाब से लोगों के बीच में जाकर के बात करें, तो उन लोगों के लिए ये फैशन बन गया है कि अगर उनके सामने भूत प्रेतों की कोई बातें की जाएं, तो वे तुरंत बोल पड़ते हैं कि क्या तुम पुराने ज़माने की दकियानूसी मनगढ़ंत कहानियों सुनाने लग रहे हो। मगर साथियों, सच यही है कि जिस पर बीतती है वही जान सकता है कि इस दुनिया में हम इंसानों के सिवा भी एक दूसरी दुनिया होती है, जिसे हम लोग आत्माओं या भूत प्रेतों की दुनिया भी कहते हैं। जब मैं 20-22 साल का था, उस समय मैं भी भूत प्रेतों की बातें सुनकर एकदम से डर जाया करता था। लेकिन जब धीरे धीरे मैंने यह चीज़ें देखना शुरू की, तो मेरा इनसे डर खुलता चला गया और आज मैं आपके सामने इनकी स्टोरीज सुनाता जा रहा हूँ। वैसे शायद ही कोई ऐसा आदमी होगा जिसके घर में कभी ना कभी किसी भूत प्रेत की कहानी का जिक्र नहीं हुआ होगा, और हमारे गांव के अंदर तो हर घर में ऐसी बातें ज़्यादा चलती रहती है। कहीं चौराहे पर, कहीं नुक्कड़ पर, कहीं चाय की टपरी पर लोग किसी न किसी घटना का जिक्र करते मिल ही जाते हैं। तो 3-4 दिन पहले की बात है, मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करने के बाद शाम के समय गांव में घूमने के लिए निकल गया था। तभी मुझे अपना एक पुराना स्कूल फ्रेंड मिल गया। तो मैंने उससे हालचाल पूछा और उसने भी मुझसे थोड़ी देर बातचीत की। तो उसने बातों ही बातों में बताया कि यार, कुछ समय पहले मेरे साथ एक बहुत ही डरावना हादसा हुआ है। तो मैंने पूछा, यार क्या हुआ तेरे साथ?
मुझे बताया क्यों नहीं तूने? तो उसने कहा कि उस हादसे में वो अकेला नहीं था, बल्कि हमारे जो बाकी फ्रेंड्स थे, जिनमें एक लड़की भी थी, वो भी उसके साथ उस हादसे में शामिल थी। तो मैंने कहा, यार क्या हादसा हुआ तुम सबके साथ और किस जगह पर हुआ था? तो उसने कहा कि यार हमारे गांव से बाहर निकलने पर वो खेतों के अंदर एक बहुत पुरानी सी हवेली नहीं बनी हुई है, जो काफी खंडरनुमा बन चुकी है, उसी जगह पर हम गए थे। तो मैं बीच में ही बोल पड़ा, हाँ यार वो तो बहुत ही खंडर जगह है, वहां पर तो बताया जाता है कि रात को चिल्लाने की आवाजें आती है। तुम वहां पर क्या लेने गए थे? तो वो मुझे कहने लगा कि यार मैं भूत प्रेतों को नहीं मानता हूं, और गांव के अंदर जितनी भी उस हवेली के बारे में अफवाह उड़ा करती है, तो उन्हीं अफवाहों को चेक करने के लिए मैं रात के समय उस जगह पर चला गया था। लेकिन वहां पर जो मैंने अपनी आंखों से देखा, वो देखकर मुझे आज यकीन हो गया कि वाकई में हम जिस दुनिया में रहते हैं, वहां पर एक रूह की दुनिया भी बनी हुई है। तो मैंने उससे कहा कि चल तू पूरी स्टोरी मुझे शुरुआत से बता, ताकि मैं ये स्टोरी अपने दर्शकों के साथ भी शेयर कर सकूं। तो साथियों, उन्होंने मुझे जो स्टोरी बताई वो काफी डरावनी थी, और मुझे एक बार तो यकीन ही नहीं हुआ कि उनके साथ ऐसी घटना घट चुकी है, और वो वहां से जिंदा बचकर वापस कैसे आ गए हैं। क्योंकि अब तक तो मैंने भी उस हवेली के बारे में यही सुना था कि जो उसमें घुस जाता है वो वापस जिंदा निकलकर नहीं आता है। और गांव में भी कई बार उस बंद पड़े मकान का जिक्र अक्सर चलता रहता था, जो कि गांव से थोड़ा बाहर मौजूद था। और शायद उसे मकान के बजाय अगर हवेली कहा जाए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि वह बहुत अधिक जगह में बना हुआ बड़ा घर था। अनेक कमरे, बहुत बड़ा बगीचा, चारों तरफ बहुत लंबी चौड़ी चारदीवारी, मगर सब खस्ता हाल। अब वहां पर मकड़ियों के जाले, झाड़ झंखाड़ और वीरानी के सिवा कुछ नहीं था। बहुत से लोगों का कहना था कि रात में अक्सर घर के भीतर से रोने और चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं, और ज्यों-ज्यों रात बढ़ती जाती है, डरावनी आवाजें भी तेज होती जाती हैं। बहुत से लोगों ने तो यह दावा तक किया कि उन्होंने वहां से रात में गुजरते वक्त घर के आंगन में कोई साया टहलता तक देखा है, और चांदनी रातों में तो एक औरत को घर की छत पर घूमते हुए भी देखा गया है। कुल मिलाकर उस घर को हांटेड हाउस कहना गलत नहीं होगा। गांव के लोग बताते थे कि कभी वह घर गांव के सबसे सुंदर और समृद्ध घरों में से एक था। वहां पर एक बहुत बड़ा परिवार रहता था, जिसकी गांव में बहुत इज्जत थी। घर का मुखिया किशनलाल बहुत समय तक गांव का मुखिया भी रहा था। छोटे बड़े झगड़ों से लेकर बड़ी बड़ी समस्याओं तक सभी कुछ वह सुलझाने में कुशल था। मगर जब घर की ही बात आई तो वह भी लाचार हो गया। दरअसल उसके 2 बेटे थे, जिनकी शादी हो चुकी थी। बड़े लड़के हजारी के बच्चे भी थे, मगर छोटे बेटे गजेंद्र की पत्नी को शादी के बहुत समय बाद भी बच्चे नहीं हुए थे। डॉक्टर और नीम हकीम सब हाथ खड़े कर चुके थे। उसके बाद शुरू हुआ तंत्र मंत्र का प्रयोग। कहते हैं कि उसके बाद उस घर में अक्सर एक लंबा तगड़ा तांत्रिक आने जाने लगा था, जिसका दावा था कि किसी बुरी आत्मा ने छोटी बहू माधवी की कोख बांध रखी है, इसीलिए उसे बच्चे नहीं हो रहे हैं, मगर वह सब ठीक कर देगा। शुरू में घर के सदस्य उस पर भरोसा नहीं करते थे, मगर धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा और बहुत बार वह घर पर आने जाने लगा। उसका कहना था कि उसका इलाज 6 महीने चलेगा। लगभग 2 महीने बाद ही वह अनर्थ हुआ, जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। दरअसल एक मनहूस सुबह को उस तांत्रिक और माधवी की लाशें घर के एक कमरे में पड़ी मिली। मगर गौर करने वाली बात यह थी कि इस दौरान माधवी का पति गजेंद्र फरार मिला। उसके बाद पूरे गांव में चर्चा होने लगी थी कि उस तांत्रिक और छोटी बहू के बीच में गलत संबंध बन गए थे, जिन्हें एक दिन उसके पति गजेंद्र ने रंगे हाथों पकड़ लिया। उसके बाद गुस्से में आकर दोनों को मार डाला और वहां से फरार हो गया। फिर कभी उसका पता नहीं चल सका। उस घटना के कुछ समय बाद ही किशनलाल की मृत्यु हो गई। उसके बाद तो जैसे उस घर में सुख चैन ही खो गया था। अभी इन हादसों से घर वाले उबर भी नहीं सके थे कि हजारी की बेटी मंजू की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। बचे हुए सदस्य अब बुरी तरह डर गए, क्योंकि ये मौतें सामान्य नहीं थी। जरूर इस घर पर ही किसी बुरी आत्मा का साया मंडरा रहा था।
जो एक एक करके अब घर के सदस्यों को मारने लगी थी। और सभी का मानना था कि वह आत्मा उस तांत्रिक की है जिसे इस घर में मारा गया था, क्योंकि उसकी हत्या के बाद से ही मौतें शुरू हो गई थी। डर के मारे बाकी सदस्य घर छोड़कर भागने लगे, मगर दुर्भाग्य घर छोड़ने से पहली रात में हजारी की पत्नी भी मारी गई। इसी गम में हजारी पागल हो गया। उसकी माँ और उसका बेटा दोनों उसे लेकर वहां से कहीं चले गए, और तब से लेकर आज तक वह जगह वीरान और सुनसान पड़ी है। इन बातों को गुजरे हुए बहुत से साल बीत चुके हैं, मगर गांव वालों का खौफ आज भी ज्यों का त्यों बरकरार था। वक्त बीतने के साथ साथ आलीशान मकान खंडहर में तब्दील हो चुका था। किशनलाल के रिश्तेदारों ने मकान को बेचने की कोशिश भी की थी, मगर डर के मारे किसी ने भी मकान खरीदने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। वैसे भी किसी मनहूस मकान को कोई खरीदना भी क्यों चाहेगा। मगर कुछ लोग आज भी इस बड़ी घटना को महज अफवाह भर मानते थे, क्योंकि उनकी नजर में भूत प्रेत आदि सब बकवास की ही बातें थीं। और ऐसे ही लोगों में मेरा दोस्त भी शामिल था, करण, जो इस कहानी को पूरी तरह काल्पनिक मानता था। और उसी के अंदर ये चूल मची पड़ी थी कि वो उस मकान में जाकर चेक करे कि कहीं वास्तव में उसके अंदर कोई आत्मा पाई जाती है या नहीं पाई जाती है। और फिर उसके साथ जो हादसा हुआ तो उसने मुझे ये बात बताई। तो अब जो आगे की कहानी है वो हम करण के दृष्टिकोण से ही सुनते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं करण। जैसा कि आपको मेरे बारे में पता चल ही चुका है कि मैं भूत प्रेत आदि में विश्वास नहीं करता हूं, और मेरे इस हवेली के अंदर जाने का मकसद भी यही था कि मैं ये पता लगाना चाहता था कि इसके अंदर वाकई में क्या रात को कोई चुड़ैल आती है या उस तांत्रिक की आत्मा आती है। मेरे साथ दोस्तों का एक पूरा ग्रुप था। हम दिन भर यूं ही मटर गश्ती करते रहते थे। मेरे खास दोस्तों में मुकेश तथा रोहित प्रमुख थे, और बार बार उस भूतिया मकान के जिक्र से हमें अब चिढ़ होने लगी थी, क्योंकि बार बार उसके बारे में सुन सुनकर हमारे कान पक गए थे। इसलिए हम लोगों ने एक दिन एक योजना बनाई कि हम लोग रात को उस घर में घुसेंगे और लोगों को और भी ज्यादा भयभीत करने की कोई खुराफात रचेंगे। इस प्लान में मैं ज्योति को भी शामिल करना चाहता था, क्योंकि उसे लेकर भी मेरे मन में एक आइडिया था। मगर जब मैंने उससे इस विषय में बात की तो वह पहले तो बहुत डर गई और फिर कहा, क्या तुम पागल हो जो ऐसी मनहूस जगह पर मुझे ले जाना चाहते हो? नहीं बाबा, मैं तुम्हारी इस बेवकूफ़ी में तुम्हारे साथ आने से रही, और अगर मेरी बात मानो तो तुम भी वहां कभी मत जाना। उसकी इस बात से मैं चिढ़ सा गया और उससे कहा, बस इतना ही दम खम है तुम्हारे भीतर कर ली हम लड़कों की बराबरी। अरे जिस बात को बीते बरसों गुजर गए तुम आज भी उससे डरती हो। तो ज्योति ने कहा, देखो सच क्या है ये मैं नहीं जानती, मगर इतना जरूर जानती हूं कि जो बात पूरा गांव मानता है उसे हमें भी मानना चाहिए। अब मैंने उससे सीधे पूछा, मतलब तू हमारे साथ नहीं आ रही है? ज्योति ने थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कहा, तू ये पागलपन क्यों करना चाहता है? आखिर क्या मिलेगा तुम्हें वहां जाकर? मैं भी जैसे वहां जाने की कसम खाए बैठा था, इसलिए कहा, वह सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, बस तू एक बार हमारा साथ दे दे। वहां जाकर जल्दी ही वापस लौट आएंगे और किसी को भी कुछ नहीं होगा, ये वादा है मेरा तुमसे। ज्योति वहां बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी, मगर मना करके वह मुझे भी नाराज नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वह मुझे बहुत ज्यादा चाहती जो थी। ज्योति पिछले 2 सालों से मेरी दोस्त थी और इन 2 सालों में वो मुझे काफी प्यार करने लगी थी, तो इसीलिए वो मुझे नाराज नहीं करना चाहती थी। तो उस डरावनी जगह पर इतनी भयानक बातें सुनने के बाद, अपने मन में इतना डर होने के बावजूद भी, वो केवल और केवल मेरी वजह से मेरे साथ उस भूतिया इमारत में जाने के लिए हामी भर ही दी। मगर काश अब मैं सोचता हूं कि अगर उस समय वह मुझे उस डरावनी जगह पर जाने से मना कर देती तो ही हम सब के लिए ठीक रहता। मगर इस बात का अंदाजा मैं उस समय लगा ही नहीं पाया, वरना हमारे साथ वह सब कभी घटित नहीं होता जिसने हम सभी को दहलाकर रख दिया। मैं, रोहित और ज्योति अगली रात उस डरावनी तथा मनहूस हवेली की तरफ बढ़े जा रहे थे। चांदनी रात थी, आधे से ज्यादा चांद आसमान में अपनी छटा बिखेर रहा था। समय रात के 12 बजे के आसपास रहा होगा।
इस समय को हमने इसलिए चुना था ताकि कोई हमें आते जाते हुए नहीं देख सके। मुकेश हमारे साथ नहीं आ सका था क्योंकि वह कुछ दिनों के लिए गांव से बाहर गया हुआ था। रोहित हमारे एक बार कहते ही यहां आने के लिए तैयार हो गया था। ज्योति मेरे बार बार कहने से यहां आने के लिए तैयार तो हो गई थी, मगर वह बहुत ज्यादा डरी हुई थी। लेकिन मैंने उसे विश्वास दिलाया था कि आज रात को हम कुछ ही घंटे के लिए वहां जाएंगे, उसके बाद वापस लौट आएंगे। तब कहीं जाकर वह तैयार हुई थी। थोड़ी देर बाद ही हम उस खौफनाक जगह पर पहुंच चुके थे। इस समय हम मकान के मुख्य गेट के सामने खड़े थे। चांद की भरपूर चांदनी में वह मकान और भी रहस्यमयी तथा डरावना लग रहा था। इसके साथ ही आज यहां पर एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। मुख्य गेट बहुत बड़ा और भारी था, जो लोहे का बना हुआ था, जिस पर जंग लगने के कारण उसका रंग काला पड़ चुका था। उस पर लटका ताला भी जाने कब से जंग लगने के कारण टूटकर वही नीचे जमीन पर गिरा हुआ था। कुछ समय बाद गेट खोलकर जब हम सभी अंदर घुस रहे थे, ठीक उसी समय कोई लगातार हम पर अपनी नजरें गड़ाए था। वह मुख्य गेट से थोड़ी दूरी पर घर से बाहर मौजूद एक पेड़ के नीचे खड़ा था, मगर उस समय हम में से किसी की नजर उस पर नहीं गई थी, क्योंकि हमारा सारा ध्यान सिर्फ उस विशाल और उजड़ चुके मकान पर था। भीतर घुसते ही हमें हर तरफ लंबी लंबी घास उगी नजर आई। हर तरफ वीरानी और झाड़ अंखाड़ का साम्राज्य व्याप्त था। मैंने जेब से टार्च निकालकर जला ली, क्योंकि भूत प्रेत का तो मालूम नहीं, मगर इतना जरूर मालूम था कि अगर हम ऐसे ही अंधेरे में आगे बढ़े तो कोई सांप बिच्छू जरूर काट खाएगा। बहरहाल सबसे आगे मैं चल रहा था। उसके बाद रोहित अपने हाथ में हाई क्वालिटी वीडियो कैमरा लिए चल रहा था। वह बहुत अच्छा मगर शौकिया फोटोग्राफर भी था। सबसे आखिर में पीछे पीछे ज्योति डरते हुए चल रही थी। उसके चेहरे से लग रहा था जैसे आज उसको वह सभी भूत प्रेतों की कहानियां याद आ रही हैं, जो उसने सदा से यहाँ के बारे में सुनी है। कुछ मिनटों में ही हम सभी ग्राउंड फ्लोर वाले कमरों में घुस चुके थे। कम से कम 7 या 8 बड़े छोटे सभी तरह के कमरे थे। मकान के अंदर घुसने में हमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि दरवाजे काफी खस्ता हाल थे। ताला वगैरह भी नहीं लगा था कहीं पर। हर तरफ धूल मिट्टी के ढेर लगे थे, क्योंकि वर्षों से यहाँ कोई नहीं आया था। दीवारों का प्लास्टर जगह जगह से उधड़ा हुआ था, जिससे ईंटें बाहर झांक रही थी। कुछ समय तक इधर उधर का मुआयना सा करने के बाद मैंने रोहित से वीडियो कैमरा ऑन करने को बोला। चल प्यारे रोहित, शूट कर डाल ये दिलकश नजारे। मेरी इस बात से ज्योति ने बुरा सा मुंह बनाया और कहा, यहां और दिलकश नजारे? आर यू फूल? मैंने भी अंग्रेजी झाड़ी। नो डियर, आई एम नॉट ए फूल, बट आई एम वेरी वेरी कूल। तुम देखना, जब इस हॉरर प्लेस का शूट हम अपने यूट्यूब चैनल पर डालेंगे, तब लाइक्स ही लाइक्स मिलेंगे। सैकड़ों लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। शोहरत तो मिलेगी ही, साथ ही पैसा भी मिलेगा। उसके बाद मैं और तुम एक शानदार सी जगह पर हनीमून मनाने जाएंगे। तो मेरी आंखों के सामने चुटकी बजाते हुए ज्योति ने कहा, जागती आंखों से सपने देखना बुरी आदत है, और वैसे भी हनीमून से पहले शादी भी करनी होती है, और उसका कोई चांस नहीं दिखाई दे रहा मुझे तो। मैंने उसे टोकते हुए कहा, मानता हूं यार कि इस टाइम हम एक मनहूस जगह पर मौजूद है, मगर कम से कम बातें तो मनहूस मत करो। शादी, हनीमून, फिर बच्चे, सभी कुछ तो होगा। बस तुम मेरा साथ बनाए रखना। बीच में अब रोहित भी टपक पड़ा और बोल, अबे साले, मैं क्या यूं ही यहां पर जान लुटाने आया हूं? कुछ मेरा भी तो सोच, या फिर मुझे सिर्फ ये कैमरा ढोने का सामान ही समझ रहा है? तो मैंने कहा, अरे यार, तेरे बारे में भी सब सेट कर रखा है इस दिमाग में। पहले तू अपना जलवा तो दिखा, फिर तेरा भी कल्याण ही होगा तथास्तु। और यह कहते हुए मैंने अपने हाथ को सचमुच आशीर्वाद वाली मुद्रा में कर लिया। उसके बाद रोहित ने कैमरा चालू कर लिया। मैं डिस्कवरी चैनल वालों की तरह बोलने लगा था, देखो, ये है वो खौफनाक जगह जिसने वर्षों से लोगों के दिलों में दहशत कायम कर रखी है। डर का आलम यह है कि रात को तो छोड़िए, दिन में भी कोई यहां नहीं फटकता, मगर आज उसी डरावनी जगह पर अपनी जान दांव पर लगाकर हमारी टीम सच का पता लगाने के लिए पहुंची है। इसलिए पल पल की रिपोर्ट आप सभी तक पहुंचाने के लिए मैं और मेरी टीम दृढ़ संकल्प है।
जिस समय यह सब वीडियोग्राफी चल रही थी, ठीक उसी समय एक औरत की दिल दहलाने वाली चीख वहां पर गूंज उठी। चीख ऊपर से आती महसूस हुई थी। ज्योति डरकर मुझसे लिपट गई। इस समय वह थर थर कांप रही थी। रोहित ने भी एकदम से कैमरा बंद कर दिया और कुछ घबराहट में बड़बड़ाया, अरे भाई, ये चीख कैसी थी? लगता है जैसे किसी औरत को बुरी तरह से मारा जा रहा है। इतनी दर्दनाक चीख! एक पल को तो मैं भी अवाक रह गया था, मगर फिर जल्दी ही खुद को संभालते हुए बोला, कुछ नहीं है, जरूर हमें कोई भ्रम हो रहा होगा। तो ज्योति घबराहट में बोली, भ्रम एक को हो सकता है, सभी को नहीं। जितना जल्दी हो सके हम सभी को फौरन ही यहां से निकल जाना चाहिए, वरना हम सब किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। ठीक उसी पल रोहित अपने कैमरे को लेकर हम दोनों के पास आया और कुछ समय पहले ही रिकॉर्ड की हुई क्लिप्स दिखाने लगा। लगभग 5 मिनट की उस क्लिप को देखकर हम सभी की आंखें भय से फैल गई थीं, क्योंकि उसमें एक जगह पर ज्योति के ठीक पीछे एक औरत खड़ी थी, लाल साड़ी में लिपटी हुई, चेहरा धुंधला दिखाई दे रहा था। ये सब देखकर ज्योति रो पड़ी और कहा, देखा, मैंने पहले ही कहा था कि यहां मत आओ, मगर तुम नहीं माने। देखा तुमने ये औरत कैसे मेरे पीछे खड़ी है, जबकि यहां हम तीनों के सिवा यहां कोई नहीं था। ये भटकती आत्मा है जो हमारे आसपास में घूम रही है। इससे पहले कि यह हम सभी को मार डाले, भागो यहां से, इससे पहले कि मैं इस पर कोई जवाब दे पाता। मेरी नजर खंडहर नुमा हवेली की सीढ़ियों पर गई, जिन पर एक स्थान पर वही लाल साड़ी वाली औरत खड़ी थी, जिसे मैंने अभी अभी वीडियो में देखा था। वह मुझे ही देख रही थी और इस बार उसका चेहरा बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा था। इस बार मुझे भी डर का एहसास हुआ। माथे पर पसीने की बूंदें झिलमिला उठी और एक ही सवाल कौंध उठा, क्या हम सब फंस चुके हैं? ज्योति के चेहरे पर खौफ साफ साफ देखा जा सकता था। ज्योति ने कहा, यह जगह सचमुच हांटेड है। अभी इसी वक्त यहां से वापस चलो, वरना हम सब मारे जाएंगे। वह लाल साड़ी वाली औरत हम सब के लिए एक खतरे की घंटी है। मैंने कहा, हाँ यार, ज्योति सही बोल रही है। रोहित ने भी थोड़ा डरते हुए कहा, तुमने देखा नहीं कैसे वह हमारे बनाए वीडियो में दिखाई दे रही थी, जबकि उस समय वह वहां कहीं पर भी मौजूद नहीं थी। मैंने उन दोनों से सहमत होते हुए कहा, हाँ, हो सकता है कि तुम दोनों का कहा सही हो, मगर फिर भी हम सब जिस चीज के लिए यहां आए थे वह हमें मिल ही गया। इस वीडियो को अपने चैनल पर डालो अभी और लोगों को रियल घोस्ट से मिलवाओ अभी। तो ज्योति चिल्लाकर बोली, ये काम यहां से चलकर भी तो हो सकता है। इधर डर से मेरी जान निकली जा रही है और तुम्हें अब भी चैनल की पड़ी है। मैं अब यहां से जा रही हूं, तुम्हें जो करना है करो। यह कहकर वहां से निकल गई ज्योति। तो मैंने कहा, ये लड़कियों भी ना कितना जल्दी डर जाती है और ये भूत प्रेत भी शायद इन्हें ही डराने को बने हैं। ये सब कहते हुए मैंने रोहित से उसका कैमरा मांगा और फिर से उस वीडियो को देखने के लिए उसे ऑन किया, मगर इस बार मैं बुरी तरह से चौंक पड़ा, क्योंकि वीडियो की जगह एक काला अंधेरा स्क्रीन पर दिख रहा था। मैं हक्का बक्का उसे बार बार चलाकर देख रहा था, मगर कुछ भी नजर नहीं आया वहां सिवाय अंधेरे के। अब मैं झुंझला गया और बोला, साला ये सब क्या माजरा है? रोहित ने मेरे समीप आते हुए कहा, मुझे लगता है हमें यहाँ नहीं होना चाहिए, कुछ तो अजीब है यहाँ। मैं उसे कुछ जवाब दे पाता उससे पहले ही एक बार फिर से एक औरत की चीख मेरे कानों तक पहुंची, मगर इस बार मैंने वह चीख साफ साफ पहचान ली, क्योंकि वह चीख ज्योति की थी, जो अभी कुछ ही मिनट पहले यहाँ से बाहर गई थी। मैं और रोहित उसी समय चीख की दिशा में भागे। थोड़ी दूरी पर लंबी घास में ज्योति गिरी पड़ी चीख रही थी। जब मैं और रोहित उस तरफ भागे तो हमें उसके पास से कोई साया भागकर जाता दिखाई दिया, और ये वही साया था जो इस घर में आने के समय से ही हमारा पीछा कर रहा था। मैंने भागकर ज्योति को संभाला और रोहित तेजी से उस भागते साए की तरफ लपका। वह साया घर की दीवार फांदकर ज्यों ही बाहर कूदने लगा, उसी समय रोहित ने पीछे से लपक कर उसका एक पैर कसकर पकड़ लिया। तब तक ज्योति और मैं भी वहीं पहुंच चुके थे। साए ने पैर छुड़ाने का खूब प्रयास किया, मगर रोहित भी उसे दीवार से नीचे पटक कर ही माना। चांदनी रात में वह साया हम तीनों के सामने मौजूद था, मगर हम तीनों ही उसको नहीं पहचानते थे।
सिर पर लंबे उलझे और अधपके बाला, लंबी दाढ़ी और फटे वस्त्रों वाले उस आदमी की उम्र लगभग 50 वर्ष रही होगी। मैंने उसका गला पकड़ते हुए गुस्से से पूछा, कौन हो तुम और हमारा पीछा क्यों कर रहे थे? लेकिन मेरे गुस्से का उस पर कोई खास असर नहीं दिखा और वह चुप रहा। इस पर रोहित भी उस पर गुस्सा हुआ और पूछा, तुम यूं चोरों की तरह यहां से भाग क्यों रहे थे? कहीं यहां पर भूत प्रेतों के नाम पर तुम ही तो लोगों को नहीं डरा रहे हो? कहीं यह सब तुम्हारा ही रचाया षड्यंत्र तो नहीं? उस लाल साड़ी वाली औरत को अपनी आंखों से देखकर भी तुम अनजान क्यों बन रहे हो? इस बार उस आदमी के मुंह से भारी भरकम सी आवाज सुनाई दी। उसे देखकर भी क्या तुम्हें लग रहा है कि यह जगह भूतिया नहीं है? उसकी बात सुनकर मैं बोल उठा, वह औरत भी तुमसे मिली हुई होगी और तुम दोनों मिलकर ही शायद यह सब भूत प्रेत का नाटक कर रहे होंगे, क्योंकि तुम उसके बारे में कैसे जानते हो, जबकि उसे तो केवल हम लोगों ने ही देखा था। इसलिए सवाल यह है कि यह सब तुम कर क्यों रहे हो? सब सच सच बताओ, वरना हमें सख्ती दिखाने पर मजबूर होना पड़ेगा। उसने थोड़ा डरते हुए कहा, यह कोई षड्यंत्र नहीं बल्कि कुछ और है। इस पर रोहित ने उस पर गुस्सा दिखाया, याद रख, अगर तुमने सच नहीं बताया तो तेरा थोबड़ा सुझा दूंगा। उस बूढ़े ने एक बार हम सब की ओर देखा तथा फिर से बोलने लगा, अभी कुछ देर पहले तुमने जिस औरत को देखा वह बरसों पहले मर चुकी है। उसका नाम माधवी है। मैं चौंक गया, क्या ये तुम क्या कह रहे हो? कहीं ये वही माधवी तो नहीं जो किशन लाल के छोटे बेटे गजेंद्र की बीवी थी, जिसे एक तांत्रिक के साथ इसी घर में मार डाला गया था और इसका इल्जाम गजेंद्र पर ही लगा था, जो उसी दिन से फरार था। और उसके बाद इस घर में शुरू हुआ रहस्यमयी मौतों का सिलसिला। सबसे पहले किशन मरा, उसके बाद उसके बड़े बेटे हजारी की लड़की मरी, उसके बाद हजारी की बीवी मरी। ये कहा जा रहा था कि ये सब उसी तांत्रिक की रूह कर रही है जिसे माधवी के साथ मारा गया है। इसी सदमे में हजारी पागल हो गया। उसका बेटा और उसकी माँ उसे यहाँ से कहीं दूर ले गए। तभी से यह घर वीरान हो गया। सभी यहाँ के बारे में कहने लगे कि ये जगह भूतिया है। मेरी सारी बातों को ध्यान से सुन रहे उस बूढ़े ने सिर हिलाया। हाँ, यह सब सच है, मगर उससे बड़े बहुत से सच और भी हैं जिसे जानकर तुम सभी हैरान रह जाओगे। अभी के लिए ये छोटा सा सच सुनो कि मैं हजारी हूँ, किशन लाल का बड़ा लड़का, जिसका सभी कुछ इस घर ने लूट लिया और मुझे पूरी तरह बर्बाद कर दिया। उसके इस खुलासे से हम हैरान रह गए। ठीक उसी समय छम छम की आवाज हुई और वही लाल साड़ी वाली औरत की रूह हमें छत पे दिखाई दी। मुंडेर पर खड़ी वह हमें खूनी नजरों से घूर रही थी, मानो हम सभी को मार कर ही दम लेगी। ज्योति ने तो मुझसे लिपट के रोना ही शुरू कर दिया था। उस लाल साड़ी वाली औरत की ओर भय से देखते हुए वह बुट्टा भी मिमिया उठा। वह देखो, वही है, बिल्कुल वही है माधवी, मेरे छोटे भाई गजेंद्र की बीवी। वह मुझे मार डालेगी। इसके साथ उस तांत्रिक की रूह भी यही कहीं भटकती होगी। इन दोनों ने ही मेरे घर वालों को मार डाला। अब मेरी बारी है। तो रोहित उस बूढ़े पर चिल्ला उठा, ज्यादा ड्रामा मत कर बुढ़े। अगर तुझे इतना ही डर था तो फिर यहां आया ही क्यों था? ऐसा क्या था यहां पर जो तू सब कुछ जानते हुए भी यहां मरने के लिए चला आया? ये कहकर उसने बुढ़े यानी हजारी का गला पकड़ लिया। इस पर मैंने बीच बचाव करते हुए कहा, इसे छोड़ दे रोहित, इससे तो हम बाद में निपट ही लेंगे, मगर सबसे पहले तो इस लाल साड़ी वाली बला को भुगत ले। तो ज्योति डरते हुए बोली, भुगतना क्या है? भागो, निकलो यहां से। ऐसा आखिर क्या है यहां जो तुम सबकी जान खतरे में डाल रहे हो? उसकी इस बात पर मैंने जवाब दिया, आया तो था यहां यह साबित करने की भूत प्रेत कुछ नहीं होते, मगर मेरा यह भ्रम अब धीरे धीरे टूट रहा है, इसलिए अब पूरा माजरा जानकर ही यहां से वापस जाऊंगा। हाँ, अगर तुम और रोहित यहां से वापस जाना चाहो तो शौक से जा सकते हो। मैं तो उस लाल साड़ी वाली का रहस्य जानकर ही यहां से वापस जाऊंगा। ये कहते हुए जब मेरी नजर छत की तरफ गई तो मेरे साथ साथ वहां मौजूद हर कोई एक बार फिर से दहल उठा, क्योंकि उस लाल साड़ी वाली औरत ने चीखते हुए छत से नीचे छलांग लगा दी और उसके ऐसा करते ही कुछ पल बाद ही उसका खून से लथपथ जिस्म आंगन के बीचों बीच पड़ा था। ये सब चल क्या रहा है? ये सोच सोच कर सभी का बुरा हाल हो गया था।
उसके बाद मैं सबसे पहले उसकी लाश की तरफ बढ़ा। मेरे पीछे पीछे डरते डरते सभी वहां चले। उसके नजदीक पहुंचकर मैंने देखा कि वह मुंह के बल जमीन पर पड़ी थी और उसके चारों ओर खून बिखरा पड़ा था। उस स्थान से एक अलग ही तरह की बू सी आ रही थी। वहां पहुंचकर उस बुढ़े हजारी ने उसके शव को जाने क्या सोचकर छुआ, और ठीक उसी पल जो हुआ उससे एक बार फिर से वातावरण में चीखें गूंज उठीं, और यह चीखें हम सभी के मुंह से निकल गई थीं। हुआ ही कुछ ऐसा भयानक था। लाश बनी वह औरत एकदम से उठ गई थी, और न केवल उठ गई थी बल्कि हजारी पर अपने पैने नाखूनों से वार भी कर दिया था। एकदम से हुई इस घटना के लिए हम में से कोई भी तैयार नहीं था, जिसका नतीजा यह हुआ कि हम सभी हैरानी और डर के सागर में गोते लगा रहे थे। एकदम से हुए हमले से हजारी भी चिल्ला उठा। कुछ देर बाद जब मुझे कुछ होश सा आया तो मैंने सीधी एक लाथी उस चुड़ैल पर जमा दी। चुड़ैल के मुंह से डकार सी निकली और वह दूसरी तरफ जा गिरी। दर्द से बिलबिलाता हुआ बुढ़ा भी जमीन पर गिर पड़ा। इसी बीच कुछ पल बाद ही वह लाल साड़ी वाली चुड़ैल जैसे गायब हो चुकी थी। वह हमें कहीं भी नहीं मिली थी। उस घटना से एक बात तो साफ हो गई थी कि वह बुढ़ा हमारे लिए कोई खतरा नहीं था, बल्कि उसकी जान को तो खुद ही खतरा था। अब रात के 3 बज रहे थे। हम सभी ने तय कर लिया था कि वहां से चले जाने में ही सबकी भलाई है, मगर उससे पहले एक बार मैं बुढ़े से यह जानने का इच्छुक था कि वह आखिर यहाँ आया क्यों था। जब उसे पता था कि यह जगह खतरनाक है, तब भी उसने यहाँ आने की हिम्मत कैसे और क्यों की। अब तक बुढ़ा कुछ सामान्य हो चुका था। उसने जैसे पीड़ा को पीते हुए बताया, यहाँ से चले जाने के बरसों बाद जब मैं मानसिक रूप से कुछ स्वस्थ हुआ, तब पिछली सारी बातें मेरे दिमाग में घूम गई। वह सब मुझे कचोटता था जिससे मेरी बेटी, मेरी बीवी मारी गई। मेरे भाई गजेंद्र की पत्नी माधवी जिस तरह मरी, वह भी दुखद था। इस बीच समय बीतने के साथ मेरा बेटा राहुल भी जवान हो चुका था। मैंने सोचा कि पिछली बुरी यादों को भुलाकर राहुल के लिए जिंदा रहूं, उसकी शादी करके फिर से इस परिवार में खुशियां लौटाने की कोशिश करूं। मगर यहां पर भी मेरी मुसीबतों ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा था। मेरे बेटे राहुल को दौरे से पड़ने लगे। चलते चलते वह कहीं पर भी गिर पड़ता था, हाथ पांव पटकने लगता था, आंखों की पुतलियां ऊपर चढ़ जाती थीं। कभी कभी कुछ भी बकने लगा जाता था, जैसे उस पर शैतान सवार हो। उसके बाद मेरा भी हाल कुछ ठीक नहीं रहा। रातों में डरावने सपने आना, ऐसा महसूस होता था जैसे कोई मेरी छाती पर सवार हो गया है। सांस तक लेना दूभर हो जाता था कभी तो। यह लक्षण किसी बुरी शक्तियों के वास के थे। तो मैंने भालचंद्र नामक एक तांत्रिक से संपर्क किया। उसने जो कुछ बताया वह बड़ा चिंताजनक था। उसने कहा कि तुम्हारे परिवार को जिन रूहों ने मारा था, अब वही रूहें तुमको डरा रही हैं, मारना चाहती हैं। यह सुनकर मैं बुरी तरह डर गया, तांत्रिक के पैरों में गिर गया, कोई उपाय करने की विनती करने लगा। तब उसने बताया कि उनका उपाय तुम्हारे पुराने घर में ही जाकर संभव है, क्योंकि आज भी वह रूहें वहां भटक रही हैं। तुम्हारे साथ साथ पूरे गांव पर भी संकट के बादल छाए हुए हैं। अगर अब भी उनका कोई उपाय नहीं किया गया तो पता नहीं कितनी जानें दांव पर लग जाएंगी। उसके बाद मैंने तांत्रिक भालचंद्र से ही इन दुष्ट शक्तियों का नाश करने की गुहार लगाई। इस पर उसने जवाब दिया कि जब तक उस घर से तंत्र विद्या का सामान नहीं हटाया जाता, जो कि वहीं कहीं पर रखा गया है, तब तक मैं वहां पर प्रवेश नहीं करूंगा, क्योंकि वह काले जादू का सामान हटे बिना उन रूहों का कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद मैंने उस सामान को खुद ही ढूंढकर हटाने का निर्णय लिया, क्योंकि मेरे लिए मेरा बेटा राहुल ही अब सब कुछ था। उसकी रक्षा के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार था, अपनी जान भी दे सकता था। इसलिए यहां से थोड़ी दूर छुप कर रहा, ऐसा बुरा भेष बना लिया कि कोई मुझे पहचान ना सके। आज काफी समय बाद तुम लोग जब रात को यहां घुस रहे थे, तब मैं पेड़ के नीचे खड़ा होकर यह सब देख रहा था। उसके बाद का सब कुछ तुम जानते ही हो। यह सब कहते हुए वह चुप हो गया। कुछ देर वहां पर खामोशी छाई रही। उसके बाद सबसे पहले रोहित ने ऐलान सा किया और बोला, यह सब सुनने के बाद मैंने फैसला किया है कि मैं इन बुढ़े बाबा की मदद करूंगा। वह काले जादू का सामान ढूंढकर आग लगा दूंगा। उसके बाद वह तांत्रिक भालचंद्र यहां आएगा।
और यहाँ की दुष्ट शक्तियों का सफाया कर देगा। रोहित की इस बात पर मैं मुस्कुरा उठा और कहा, जियो मेरे यार, ये हुई ना आर पार। बाबा की सहायता न सिर्फ उनके लिए जरूरी है बल्कि इस गांव के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि इतने सालों से यहां भी डर और दहशत का राज है, जिसे दूर करने के लिए अगर हमें मौका मिलता है तो ये हमारा सौभाग्य होगा। मैंने ज्योति से कहा, क्यों ज्योति, तुम क्या कहती हो इस बारे में? वैसे भी कुछ ही समय में हम सब इस पूरे घर को छान मारेंगे और अपना काम निपटाकर बाबा संग यहां से बाहर निकल जाएंगे। तो डरते हुए ज्योति ने पूछा, और अगर इस दौरान फिर से कोई भयानक रूह हम पर हमला करेगी तब क्या करोगे? इस पर मैंने साफ साफ कहा, ऐसी किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि हम पर इससे भी भयावह संकट आ जाए, जैसा कि अभी कुछ समय पहले आया था, मगर इसके सिवा हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हाँ, अगर तुम चाहो तो यहां से जा सकती हो, रोहित तुम्हें बाहर छोड़कर आ जाएगा। तो ज्योति भी अड़ गई, मैं तुम्हारे बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं भी जीवित नहीं रहूंगी। तभी बुढ़े बाबा ने कहा, मगर मेरे विचार में तुम सभी को यहां से चले जाना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण किसी की भी जान को कोई खतरा हो। ये लड़ाई मेरी है, इसलिए इसे मैं ही लड़ूंगा। तुम सभी को यहां से चले जाना चाहिए। हम सबका ज़मीर हमें यूं भागने की इजाजत नहीं दे रहा था, मगर उस बुजुर्ग के सामने हमारी एक न चली, इसलिए हमने वहां से जाने की तैयारी की। मगर जाने से पहले अपने बुरे बर्ताव के लिए क्षमा मांगी, क्योंकि हमने उस बुजुर्ग के साथ जाने अनजाने बड़ा गलत व्यवहार किया था। उसके बाद दिन निकलने से पहले हम सभी वहां से वापस निकल लिए, मगर मेरे मन में आत्मग्लानि थी। क्या हमें उस बुजुर्ग का साथ छोड़कर यूं भागना शोभा देता है? ऐसे ही अनेक सवाल मेरे दिमाग को कचोट रहे थे। वहां से बाहर निकलकर जो ही हम अपने अपने घर जाने लगे, हमारे कानों में एक भयानक हंसी गूंज उठी। मगर यह हंसी अब की बार किसी औरत की नहीं बल्कि किसी मर्द की थी। मैंने जब आवाज की दिशा में देखा तो मेरी नजर एक लंबे चौड़े मगर बेहद काले साए पर पड़ी, जिसका रंग बहुत काला था। आंखों के स्थान पर जैसे दो अंगारे रखे हुए थे। वह हमें देखकर ही ठाके लगा रहा था। मेरे मन में विचार आया कि क्या यह वही तांत्रिक की रूह है जिसे माधवी के साथ मारा गया था? अब अंदर रह गए उन बुजुर्ग का क्या होगा? क्या वह जिंदा बचेंगे? आदि अनेक सवाल मेरे दिलो दिमाग में भूचाल सा मचाए हुए थे। हाँ, यह बात अलग थी कि ज्योति यह दृश्य देखकर वहां से भाग खड़ी हुई थी। रोहित मेरे साथ खड़ा खड़ा कांप रहा था और मैं सोच नहीं पा रहा था कि आखिर क्या किया जाए। डर बेचैनी मेरे दिलों दिमाग पर बुरी तरह हावी हो चुकी थी। इस घटना को घटे हुए 2 दिन बीत चुके थे। पिछले 2 दिन से मैं घर के अंदर बैठा बैठा बस यूं ही सोच विचार में डूबा था। इस बीच मेरा मन मुझे कचोट रहा था कि क्यों मैं उस बुजुर्ग आदमी की सहायता किए बिना ही उस डरावने घर से भाग आया। उस बुजुर्ग आदमी हजारी से मेरा कोई रिश्ता नाता तो नहीं था, लेकिन मानवता के नाते उसकी सहायता करना तो बनता ही था। जिस आदमी का पूरा परिवार उजड़ गया हो, घर भूतों का डेरा बन गया हो, ऐसे आदमी की सहायता करनी ही चाहिए थी मुझे। मगर सवाल था कैसे? इसके बाद मैंने मुकेश को फोन किया, जो किसी काम की वजह से गांव से बाहर गया हुआ था और इस कारण से ही वो उस रात हमारे साथ हवेली में नहीं जा पाया था। तो मैंने उसको इस पूरी घटना की जानकारी दी, उसको पूरी बातें अच्छे से समझाई और फिर उसने मुझे एक बहुत ही अच्छा सा आइडिया बताया और हम दोनों ने मिलकर एक बहुत ही कमाल का प्लान बनाया। उससे बात करने के बाद मेरे चेहरे पर एक अनोखा संतोष दिखाई दे रहा था। ऐसा सोचते सोचते ही फिर शाम हो जाती है। शाम को खाना वगैरह खाकर मैं चुपके से घर से बाहर निकल गया। बाहर अंधेरी रात थी। भयानक सन्नाटा चारों ओर व्याप्त था। कभी कभार कुत्तों के भौंकने से कुछ समय के लिए वह सन्नाटा भंग हो जाता था। हवा भी आज कुछ ज्यादा ही तेज चल रही थी, जिससे पेड़ प्रेतों की भांति लहराकर और ज्यादा डर पैदा कर रहे थे। ऐसे में मैं एक बार फिर से उस भूतिया मकान की तरफ बढ़ रहा था। मैंने ठान लिया था कि चाहे जो भी अंजाम हो, हजारी बाबा की मदद करनी ही है। मगर उसके साथ साथ यह डर भी था कि कहीं उनके साथ कोई अनहोनी ना घट चुकी हो।
कहीं मैंने यहां वापस आने में देर तो नहीं कर दी है। इस तरह की तमाम बातें सोचते हुए मैं अब उस मकान के बिल्कुल पास पहुंच चुका था। अभी अपने दिल को कठोर करके मैं अंदर जाने के लिए सोच ही रहा था कि पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। भय की एक तेज लहर मेरे मन बदन में बिजली की तरह दौड़ गई। मैंने डरते हुए एकदम से अपने कंधे से वह हाथ हटाया और पीछे पलट कर देखा और मेरे मुंह से राहत की गहरी सांस निकली। मैंने खुद को संभाला और रोहित को एक प्यार भरी चपत लगाई। अरे यार, तू यहां? तूने तो मुझे बुरी तरह डरा दिया था। यूं चोरी छुपे मेरे पीछे पीछे आने की क्या जरूरत थी? अगर आना ही था तो मेरे साथ ही आ जाते। इस पर रोहित ने जवाब दिया, मैंने सोचा कि तू यहां आने को मना करेगा, इसलिए इस तरह ही आया। सोचा यहां पहुंचने के बाद तू वापस नहीं भेजेगा शायद, इसलिए अंदर घुसने से पहले ही तेरे सामने आ गया। अब तुझे अकेला तो इस प्रेत भूतों के गढ़ में तो नहीं भेज सकता ना। रोहित के इस प्यार और दोस्ती पर मैं भावुक हो गया और उसे गले से लगाते हुए कहा, यार तूने तो दिल ही जीत लिया। इसके बाद दोनों फिर से एक बार उस मनहूस और भूतिया मकान में घुसते चले गए। चार दीवारी में घुसते ही मेरा माथा ठनका, क्योंकि एक जगह पर कुछ अजीबोगरीब सामान बिखरा पड़ा था, जिसे देखकर रोहित ने कहा, यह चीजें तंत्र मंत्र के लिए उपयोग की जाती हैं, मगर सवाल यह है कि ऐसा किया किसने होगा, क्योंकि जहां तक मुझे याद है जब हम पहले दफा यहां आए थे तो ऐसा कुछ यहां नहीं था। मैं भी रोहित की इस बात पर सहमत था। उसके बाद हम दोनों आगे बढ़े। अंधेरा ज्यादा होने के कारण हमारे हाथों में टार्च थी, जिसके सहारे हम दोनों आसानी से आगे बढ़ते जा रहे थे। हमारा पहला मकसद था बुजुर्ग हजारी की तलाश करना, इसलिए हम दोनों वहां का चप्पा चप्पा छान रहे थे। इस दौरान हमें डर भी लग रहा था। रात के 12 बज रहे थे और कहा जाता है कि यही समय दुष्ट आत्माओं के जागने का सही समय होता है। काफी देर तक तलाश करते रहने के बाद भी हजारी हमें नहीं मिला। यहां तक कि नीचे वाले कुछ ही कमरों की तलाशी लेनी अब बाकी थी। मेरे मन में आया कि शायद हमारे यहां से जाने के बाद हजारी भी डर के मारे यहां से भाग गया, या फिर उन दुष्ट रूहों ने उनको मार डाला। अगर ऐसा है तो उनकी लाश तो हमें मिलनी ही चाहिए। उसी समय किसी आदमी की दर्दनाक चीखें उस वीरान खंडहर रूपी जगह पर गूंज उठी। ऐसा लगा जैसे कोई बुरी तरह से कत्ल किया जा रहा हो। आवाज ऊपर से आई थी, जो किसी पुरुष की लग रही थी। हम दोनों जल्दी से ऊपर की ओर भागे। इस दौरान आवाज अब भी गूंज रही थी। एक एक कदम आगे बढ़ाते समय मैं डर रहा था कि कहीं यह चीख उस बुजुर्ग हजारी की ही ना हो। कुछ समय में ही हम उस कमरे के सामने जा पहुंचे थे, जिसके भीतर से वे हृदय विदारक चीखें गूंज रही थीं। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने एक जोरदार ठोकर लगाई। बिल्कुल जर्जर हालत हो चुका दरवाजा 2-3 वारों से ही धराशायी हो गया। मगर दरवाजा टूटने के साथ ही जब हमारी नजरों ने भीतर का दृश्य देखा तो हमारे मुंह से एक साथ जोरदार चीखें निकल गईं, क्योंकि हमारे सामने का दृश्य ही कुछ इतना भयानक था कि न चाहकर भी हमारे मुंह से चीखें निकल ही गई थी। एक तांत्रिक का खून से लथपथ जिस्म हमारे सामने था। जगह जगह से उसके जिस्म से खून के फव्वारे फूट रहे थे और उसका यह हाल करने वाला एक काला साया उसकी गर्दन दबोचे हुए था, जिसकी आंखों से जैसे शोले निकल रहे थे। और यह वही काला साया था जिसे हम पहले भी देख चुके थे। यह शायद वही तांत्रिक की आत्मा थी जिसे यहाँ कभी मारा गया था, मगर जिसे अब वह मार रहा था वह भी किसी तांत्रिक के भेष में था। अचानक ही मेरे मन में ख्याल आया कि कहीं यह भालचंद्र तो नहीं है। आसपास यहाँ भी जादू टोने का सामान बिखरा पड़ा था। एक बुझा हुआ हवन कुंड सा भी वहां मौजूद था, जिसमें से किसी जले मांस जैसी दुर्गंध उठ रही थी। ठीक उसी समय किसी कोने से निकलकर वह लाल साड़ी वाली औरत भी हमारे सामने आ गई। इस समय उसका चेहरा बहुत विभत्स लग रहा था। हमारे चेहरे कांप उठे और वह जोर से गुड़ा उठी, यहाँ जो भी हमें जगाएगा वह मरेगा, तुम भी मरोगे, बहुत बुरी मौत, कोई नहीं बचेगा। ये कहते हुए उसने भालचंद्र की आंखों में अपने नुकीले पंजे घुसेड़ दिए। हलक फाड़कर चीखा वह और एक डकार सी लेकर फिर शांत हो गया। वह मर चुका था। हमें अब वहां से बाहर भागने के सिवा और कुछ चारा दिखाई नहीं दे रहा था।
और शायद वक्त की नज़ाकत भी यही कहती थी कि फिलहाल यहाँ से भागने में ही हमारी भलाई है, इसलिए हम दोनों जल्दी से बाहर भागने। मगर वहां से बाहर निकलते ही हम दोनों पर सामने से किसी ने जोरदार हमला किया। मेरे सिर पर ऐसा वार हुआ कि आंखों के सामने रंग बिरंगे तारे नाच उठे। यही हाल रोहित का भी हुआ था और अंधेरे की एक काली चादर सी जिस समय मुझे अपने आगोश में ले रही थी, उस समय मेरे मन में यही बात गूंज रही थी कि क्या मैं मर रहा हूं, और वह भी यूं इतनी आसानी से। पता नहीं कितनी देर बेहोश रहने के बाद जब मैंने अपनी आंखें खोली तब रोहित मेरा नाम लेकर फुसफुसा सा रहा था। इस समय हम दोनों के हाथ पैरों को मजबूती से बांधा गया था ताकि हम दोनों कुछ भी न कर सकें। ये एक अंधेरी जगह थी। गनीमत ये थी कि हमारे मुंह बंद नहीं किए गए थे। अपनी इस हालत पर हैरानी जताने के सिवा इस वक्त में और कर भी क्या सकता था। किसने किया यह सब और क्यों? इस समय यह सवाल मेरे दिलो दिमाग पर हथौड़े की तरह वार कर रहा था। मैं और कुछ सोचता उससे पहले ही रोहित बोला, मैं कब से तुझे होश में लाने की कोशिश कर रहा हूं यार। बोल बोलकर सारी एनर्जी खत्म कर डाली। ज्यादा तेज भी नहीं बोल सकता था क्योंकि उससे दुश्मन तक मेरी आवाज पहुंच सकती थी। उसने कहा, अबे यार ये किस नए झमेले में जान आ फंसी है। ये कहते हुए उसके चेहरे पर एक डर रहा होगा जो कि मैं अंधेरे के कारण देख नहीं सकता था, मगर उसकी कांपती आवाज से उसके डर का अंदाजा लगाना कुछ मुश्किल नहीं था। यह हाल मेरा भी था। लगता है अब हम नहीं बचेंगे। उसके बाद हमने आजाद होने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया, मगर कामयाब होते दिखाई नहीं दिए थे। करीब आधे घंटे बाद एक दरवाजा खुला जिसके कारण थोड़ा बहुत प्रकाश वहां तक आ पहुंचा। वैसे भी अब दरवाजे पर जो आदमी खड़ा था उसके हाथ में एक टार्च थमी हुई थी जिसके कारण थोड़ा और ज्यादा प्रकाश वहां फैल रहा था। एक कड़क आवाज हमारे कानों में पड़ी, उतर गई क्या हीरोपंती या और भी कुछ गुंजाइश बची है। ये आवाज उसी टार्च वाले शख्स की थी जो मुझे कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। ये बोलते हुए वह भीतर तक आया और उसके साथ 2 गुंडे भी मौजूद थे जो शक्ल से ही हरामी लग रहे थे। जब कुछ पल बाद ही उस शख्स का चेहरा हमारे सामने खुलकर आया तो हम दोनों ही हैरान रह गए। मेरा मुंह तो खुला का खुला ही रह गया। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि जो कुछ मेरी आंखें देख रही हैं वह सब सच है, मगर सच फिर भी सच होता है, फिर चाहे वह सामान्य हो या हैरान करने वाला। यह सब करने वाला और कोई नहीं बल्कि खुद वह बुजुर्ग हजारी ही था। यह सच मेरे लिए किसी बड़े सदमे जैसा था क्योंकि यह वही बुजुर्ग हजारी था जिसे हम सभी हालात का मारा समझते थे, मगर वह क्या निकला। साला शराफत से पूरा भरोसा उठ गया अपना तो एकदम से ही। मेरी इस हालत पर मजे लेते हुए वह शैतानी बुढ़ा बोला, हैरान हो, परेशान हो कि यह क्या हुआ, कैसे हुआ? तो सुनो, उस दिन तुम्हारे यहां से जाते ही मैंने फोन करके तांत्रिक भालचंद्र और 2 किराए के गुंडों को यहां बुलाने का जुगाड़ किया। आज की रात भालचंद्र कोई तंत्र क्रिया कर रहा था। उसका दावा था कि वह यहाँ की सभी रूहों को खत्म कर देगा, जलाकर भस्म कर देगा, मगर तुमने देखा कि वह खुद ही बहुत बुरी मौत मरा। संयोग से तुम दोनों फिर से यहाँ उसी समय आ गए, इसलिए मेरे गुंडों को तुम्हें बेहोश करके यहाँ डालना पड़ा। आगे उसने फिर से बताना शुरू किया। इससे पहले जो भी कहानी मैंने तुम सभी को सुनाई वह सब झूठी और मनगढ़ंत थी। दरअसल मैंने ही अपने छोटे भाई गजेंद्र को मारा है। वो कहीं फरार नहीं हुआ था और ना ही उसने अपनी पत्नी और उस तांत्रिक को मारा था, बल्कि उनको मारने वाला भी मैं ही था। और मेरे इस काम में मेरा साथ देने वाली मेरी पत्नी और बेटी भी थी। यह सब सुनकर हम हैरानी के सागर में गोते लगा रहे थे और वह जैसे बम पर बम फोड़ता जा रहा था। इस पर मैंने पूछा, मगर यह सब क्यों किया तुमने? क्या मिला इन सब से तुम्हें? वह शैतान के जैसे हंसा और बोला, धन दौलत के लिए, जायदाद के लिए। मेरे छोटे भाई गजेंद्र को कोई औलाद नहीं थी और मैं नहीं चाहता था कि आगे भी उसे कोई औलाद हो, मगर हमारा माथा तब ठनका जब इस घर में एक तांत्रिक आने लगा। अब हमें लगा कि कहीं उसके इलाज से गजेंद्र की बीवी माधवी सचमुच गर्भवती न हो जाए, इसलिए एक दिन मौका पाकर हमने उस तांत्रिक और माधवी दोनों को मार डाला।
मगर बात यह फैला दी कि उनके बीच अवैध संबंध थे, जिसके कारण गजेंद्र ने गुस्से में आकर दोनों को मार डाला और फिर कहीं भाग गया। वह अलग बात थी कि उसी दिन ही हमने गजेंद्र को भी खाने में जहर देकर मार डाला, लेकिन उसकी लाश को घर के सामने मौजूद बगीचे में चुपचाप गाड़ दिया। इस तरह से जैसा मैं चाहता था वहीं सब हुआ भी। ऊपर से सोने पर सुहागा यह कि कुछ दिन बाद मेरा बाप किशनलाल भी सदमे से चल बसा। उसकी बातें सुनकर अब की बार में भी जहरीले अंदाज में बोला, अच्छा हुआ जो वह खुद ही चल बसे, वरना शायद तुम उसे भी गला घोंट कर मार डालते। अपने गंदे दांतों को दिखाते हुए वह हंसा और बोला, हाँ कुछ कुछ तुम समझने लगे हो मुझे अब, मगर अफसोस तुम भी ज्यादा सांसें नहीं ले पाओगे, अब मरोगे तुम भी अब, क्योंकि बदकिस्मती से तुम और तुम्हारा यह दोस्त सब कुछ जान चुके हो। मैं नहीं चाहता था कि किसी और के खून से अपने हाथों को रंगूं, मगर तुमने फिर से यहां ताका झांकी की, गंदी आदत है ये। अचानक ये कहते हुए पागलों सा चिल्लाया, वह क्या जरूरत थी तुम लोगों को फिर से यहां आने की? पहली बार तो मैंने किसी तरह सब संभाल लिया था, यहां तक कि माधवी की रूह ने मुझे मारने का भी प्रयास किया। अब तुम बार बार यह सोचकर हैरान हो रहे होंगे कि जब मेरी जान तक बनी हुई है फिर भी मैं यहां क्यों टिका हूं, भाग क्यों नहीं जाता यहां से? तो सुनो। और अब वह खुलकर अपने काले चिट्ठे बताने लगा। जब से मैंने ये कांड किए तब से मेरा दिन का चैन और रातों की नींद छिन गई थी। माधवी की रूह मेरा गला दबाती थी, उसका डरावना रूप मुझे डराता था। अगर थोड़ी देर सो भी जाता तब डरावना सपना देखकर चीखता हुआ जाग जाता था। तब मैंने एक तांत्रिक जिसका नाम भालचंद्र था उससे संपर्क किया। उसने बताया कि जहां पर इस रूह ने शरीर त्यागा था वहीं पर जाकर इससे छुटकारा पाया जा सकता है, मगर मेरी यहां आने की हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि इस मनहूस घर ने मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया था। सबसे पहले मेरा बाप मरा, उसके बाद मेरी बेटी मंजू मरी, मेरी पत्नी भी नहीं रही, और उनमें से मेरे बाप को छोड़कर बाकी सबकी मौत प्राकृतिक नहीं थी, बल्कि उनको मारा गया था उस तांत्रिक की रूह ने जिसे हमने मार डाला था। यह बात भी मुझे बाद में उस तांत्रिक भालचंद्र ने ही बताई थी। यहां तक भी सब कुछ मैंने झेल लिया था, अब सिर्फ मेरा बेटा राहुल ही बचा था, मगर तांत्रिक भालचंद्र के हिसाब से अब मुझे और मेरे बेटे राहुल की जान को भी खतरा था। इसलिए अब मुझे एक बार फिर से इस मनहूस जगह पर आना पड़ा। और यहां आने की एक और दूसरी सबसे बड़ी वजह भी है, एक ऐसी वजह जिसे जानकर तुम सभी हैरान रह जाओगे। दरअसल मेरे बाप दादाओं के समय से ही हमारे पास जो बहुत सारा धन, जो कि सोना चांदी के रूप में भी था, मैंने गजेंद्र को मारने के बाद वह धन यहीं कहीं पर छुपा रखा है। यहां तक सभी कुछ सही चल रहा था, मगर मेरे घर में हुई एक के बाद एक कई मौतों ने मुझे इस कदर झटका दिया कि मैं मानसिक रूप से अपना संतुलन ही खो बैठा, और मुझे इसी हालत में ही मेरे घर के बचे हुए सदस्य यहां से बाहर ले गए। ध्यान रहे कि उनको मेरे द्वारा छुपा कर रखे हुए धन की जानकारी नहीं थी। उसके बहुत सालों बाद जब मैं कुछ ठीक हुआ तब मुझे भयानक सपने आने लगे, डर के साए में जीने लगा मैं। तब आखिर में मैंने यहाँ आने का विचार किया। उसके बाद करीब 20 दिनों तक मैं यहाँ से दूर एक दूसरे गांव में किराए के मकान में रहा। रात होते ही मैं यहाँ इस घर से बाहर आ जाता था, बाहर से ही छुपकर यहाँ होने वाली चीजें देखता था, और इस दौरान मुझे जो कुछ दिखा उसे देखकर अच्छे अच्छों के होश उड़ जाएं। एक रात को मैंने देखा कि लाल साड़ी में कोई औरत एक कमरे की छत पर टहल रही है। उस समय मैं कुछ दूर था, इसलिए ठीक से उसकी शक्ल नहीं देख पा रहा था, इसलिए मैं छुपता छुपाता हुआ उसके ओर नजदीक पहुंचा, मगर पता नहीं कैसे उसको मेरे वहां होने की भनक लग गई, इसलिए वह एकदम से मेरे सामने आ गई, और उसी पल मुझे उसकी सूरत ठीक से दिखाई पड़ी। वह माधवी थी, मेरे छोटे भाई की बीवी, जिसको हमने मार डाला था, मैंने और मेरी बीवी ने। डर के मारे मैं धड़ाम से जमीन पर जा गिरा और पड़े पड़े ही घिसटता हुआ वहां से दूर जाने की कोशिश करने लगा था। इस दौरान मेरी जान जैसे हलक में अटकी हुई थी। लग रहा था कि अब मैं जिंदा नहीं बचूंगा, मगर मेरी उम्मीद के विपरीत माधवी की रूह हंसते हुए वहां से गायब ही हो गई। मैं गिरता पड़ता वहां से जान बचाकर भागा,
और फिर काफी समय तक दोबारा वहां नहीं आया। उसके काफी दिनों बाद जब मेरा भय कुछ कम हुआ तब मैं दोबारा एक रात को वहां पर गया। उस दिन पहले से भी भयावह नजारा देखा। काले कपड़ों में एक लंबा तगड़ा शख्स मुख्य गेट के पास खड़ा था। उसकी आंखों से जैसे शोले से बरस रहे थे। ऐसा लगा जैसे वह मेरा ही इंतजार कर रहा था। उसने दूर से ही मुझे ललकारा, तू नहीं बचेगा, बुरी मौत मरेगा, यहीं इसी घर के भीतर तेरी मौत होगी। उसकी भयानक हंसी ने मुझे अंदर तक दहला कर रख दिया था। उसके बाद फिर कभी मेरी अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई थी। अब मैं भली भांति जान चुका था कि मुझे अब किसी तांत्रिक का सहारा लेना पड़ेगा, और साथ ही कुछ किराए के गुंडे भी। इसके लिए मुझे बहुत सारे पैसे लुटाने पड़े, मगर उनको घर के भीतर लाने से पहले मुझे अंधेरी रातों का इंतजार करना पड़ा, क्योंकि भालचंद्र के मुताबिक अंधेरी रातों में उसकी तंत्र विद्या ज्यादा कारगर हो सकती थी। इसलिए उस घटना से 10-5 दिन के बाद यानी मैं फिर से यहां पहुंचा था, और तब तो मैं हैरान रह गया जब तुम सभी को इस घर में घुसते हुए देखा। तुम्हें यूं इतनी रात को यहां घुसते हुए देखकर मुझे डर हुआ कि कहीं तुमको उस धन की भनक तो नहीं लग गई है जो मैंने कभी यहां छुपा कर रखा था। उसके बाद में भी तुम्हारी नजरों से बचते हुए भीतर दाखिल हुआ। मेरे मन में बहुत जिज्ञासा थी यह जानने की कि आखिर तुम सब यहां किस मकसद से आए हो। इसके बाद मैंने छिपते छिपाते हुए तुम सभी की एक एक हरकत पर नजर रखी, और तब मुझे यह जानकर राहत पहुंची कि तुम मेरे द्वारा यहां छुपाकर रखे धन के बारे में कुछ नहीं जानते, बल्कि तुम यहां भूत प्रेत के बारे में सच जानने के लिए यहां पर आए थे। यहां तक सभी कुछ ठीक था, मगर हंगामा तब हुआ जब वह लड़की ज्योति डर के बाहर आई। मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि तुम में से कोई यूं एकदम से बाहर भी आ सकता है, इसलिए मैं खुद को उस लड़की ज्योति के सामने आने से नहीं बचा सका। फिर वह एकदम से चीखी और डरकर गिर पड़ी। अभी मैं किसी के सामने नहीं आना चाहता था, इसलिए मैंने यहां से बाहर भागना चाहा, मगर तुम्हारा दुर्भाग्य, हाँ, इसे मैं तुम्हारा दुर्भाग्य ही कहूंगा, जो तुमने मुझे पकड़ लिया और उसके बाद मुझे डराने धमकाने की गुस्ताखी कर बैठे। बेवकूफ कहीं के। जैसे कहा जाता है कि हमें संदिग्ध वस्तुओं को कभी नहीं छूना चाहिए, ठीक उसी तरह से हमें संदिग्ध व्यक्तियों से भी कभी पंगा नहीं लेना चाहिए, मगर तुमने लिया, और देखो उसका अंजाम अब तुम्हारे सामने है। तुम दोनों मेरे सामने लाचार और बेबस हालत में पड़े हुए हो। इतनी देर से उसकी बातों को सुनते हुए मैं पहली बार बोला, मगर क्या मिला ये सब करके भी तुम्हें? तुम्हारे तांत्रिक की नूची कटी लाश देखकर भी तुमने कोई सबक नहीं लिया। ये कमाल की बात है। इससे यही साबित होता है कि बरसों पहले तुम जो पागल हुए थे, आज तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हो, वरना यूं कभी अपनी जान का रिस्क नहीं लेते। तुम्हारे गुनाह बड़े संगीन हैं। जिन बेगुनाह लोगों को तुमने यहां मारा है, आज उनकी रूहों से बच नहीं पाएगा तू। अच्छा होगा कि यहां से भाग जा और हमें भी इन बंधनों से आजाद कर दे, वरना वह भटकती आत्माएं हमें भी चीर फाड़ डालेगी। तो वह फिर से चीखा, चुप बे डरपोक लड़के, अगर मेरी किस्मत में मौत लिखी होती तो कब का मैं मर गया होता। मरोगे तो अब तुम दोनों, क्योंकि तुम बहुत कुछ जान जो चुके हो। तो रोहित बोला, हमें मारकर क्या तुम बच सकोगे? तो उसने कहा, जी बिल्कुल, क्योंकि इस जगह की यही तो खूबी है कि मरे कोई भी, नाम तो भूत प्रेतों का ही होना है। और वह जोर से हंसा। इस समय उसके चेहरे पर जमाने भर की दुष्टता नाचती दिखाई दे रही थी। मेरा दिल यह सोचकर जोर जोर से धड़क रहा था कि पता नहीं उस दुष्ट का अगला कदम क्या होगा। उसके बाद उसने एक गुंडा वहां हम पर निगरानी रखने के लिए छोड़ा और दूसरा अपने साथ ले लिया और धन पाने के लिए वहां से खिसक लिया। इस समय उन दोनों के हाथों में रिवॉल्वर लहरा रही थी। वहां खड़ा गुंडा सिगरेट फूंककर टाइम पास करने लगा। वह डरा भी बहुत ज्यादा था, मगर शायद पैसे की भूख ने उसे बांधे रखा था। करीब 10 मिनट बाद बाहर कोई गुराहट सी उभरी। भय से उसकी सिगरेट हाथ से छूट के नीचे जा गिरी। उसके बाद वह आवाज की दिशा में बाहर जाने लगा, मगर उसे बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उसकी मौत खुद ही अंदर आ पहुंची थी। वहीं लाल साड़ी वाली औरत थी वह। उसे देखकर गुंडे की धिग्धी बंध गई। उसने रिवॉल्वर तान दी उस पर
और मिमिया उठा। अगर आगे बढ़ी तो गोली मार दूंगा। मगर रूहों पर कब गोलियों का डर हावी हुआ है जो आज होता। नतीजा, गुंडे की गर्दन ही धड़ से अलग कर दी थी उस बेचैन और क्रोधित रूह ने। हमारे पसीने छूट गए थे, डर से रोंगटे खड़े हो गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे शायद अब हमारी बारी थी। उसके खून में सने हाथ और दांत अब हमारे लहू को चखने को बेताब थे। वह गर्र गर्र की भयानक आवाज निकालते हुए मुझ पर झुकी, मगर ठीक उसी पल चीखते हुए आग की लपटों से बुरी तरह से घिर गई और देखते ही देखते वह जल के भस्म हो गई। मेरे लिए यह सब बिल्कुल अप्रत्याशित घटना थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी दुष्ट रूह यूं आसानी से खत्म भी हो सकती है। अब मेरी नजरें ऐसा चमत्कार करके हमें बचाने वाले की तरफ उठी। मैं हैरानी और खुशी से उछल सा पड़ा और मेरे मुंह से निकला, अरे मुकेश तुम। हाँ, वह मुकेश ही था, मेरा दोस्त। और उसके साथ थे एक महान संत श्री बैजूनाथ जी महाराज, जिनकी उम्र लगभग 60 वर्ष रही होगी। उनकी लंबी दाढ़ी और लंबे केश थे जो आधे से ज्यादा सफेद हो चुके थे। कुल मिलाकर उनका व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली दिखाई देता था। जल्दी ही हम दोनों को बंधन मुक्त किया गया। सबसे पहले हमने संत जी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। मैंने मुकेश को छेड़ा, अबे, जब मैंने यहां आने से पहले तुझसे लंबी चौड़ी बातचीत करके समझाया था कि जल्दी ही यहां आ जाना, तब तुमने इतनी देर क्यों की? अगर कुछ पल और हो जाती तो यह डायन तो मुझे चबा ही गई होती। इस पर बैजूनाथ जी ने कहा, हर चीज का एक निश्चित वक्त तय होता है बेटा। ठीक वैसे ही हमारे यहां आने का वक्त भी तय था। फिर मुकेश भी बोला, तेरे फोन करते ही मैंने अपनी कार महाराज के आश्रम की ओर भगा दी थी। यहां से पूरा 200 किलोमीटर पड़ता है और वह भी एक साइड का, और वैसे भी महाराज कहीं जाते नहीं हैं। मैं समझ रहा था कि वह अपने किसी शिष्य को यहां भेजेंगे, मगर यह तो अच्छा हुआ कि ये खुद ही यहां आकर हमें कृतार्थ कर गए। वजह थी इस तांत्रिक की आत्मा जो मरने पर बहुत ताकतवर बन चुकी है, जिसे केवल गुरुजी ही संभाल सकते थे। उसके बाद हम सभी एकदम से हजारी को ढूंढने निकले, क्योंकि अब वह तांत्रिक उसकी जान ले सकता था। कुछ पल बाद हजारी के दूसरे गुंडे की चीख हमारे कानों तक पहुंची। मैं समझ गया कि अब उसकी मरने की बारी है। आवाज नीचे की तरफ से आई थी। हम सभी नीचे भागे। एक बरामदे में गुंडे की कटी फटी लाश पड़ी हुई थी। आंखों में मरने के बाद भी डर झलक रहा था, और वहीं पर उस लंबे चौड़े और काले कलूटे तांत्रिक की रूह मौजूद थी। उसकी आंखों से शोले से निकल रहे थे। नुकीले दांतों से टपक रहा लहू बता रहा था कि किस बेदर्दी से उसने अपने शिकार को मारा होगा, इससे पहले कि वह किसी और को नुकसान पहुंचा पाता। बैजूनाथ ने अपनी लाल छड़ी घुमाई और एक सफेद घेरे में उसे कैद कर दिया। यह देखकर हम सभी ने राहत की सांस ली, मगर यह राहत कुछ ही समय के लिए थी, क्योंकि दुष्ट ने घेरे को तहस नहस कर दिया था। तभी मैं कुछ सोचकर चिल्लाया, रोहित और मुकेश, तुम हजारी को ढूंढो। कहीं वह धन लेकर यहां से फरार हुआ तो शायद फिर कभी हाथ ही ना आए। मेरी यह बात सुनकर वे दोनों हरकत में आए और हर जगह हजारी को तलाशने लगे। उधर शैतान और बैजूनाथ में जैसे घोर संग्राम छिड़ चुका था, जिसकी भयावहता देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि क्यों वे खुद इस दुष्ट से दो दो हाथ करने यहां खुद पहुंचे थे। उधर थोड़ी देर बाद मुकेश और रोहित हजारी को दबोचे हुए वहां आ पहुंचे थे। रोहित के हाथों में एक बहुत बड़ी संदूक भी थी, जिसमें शायद वह खजाना छिपा था। रोहित बोला, यह खजाने को तलाशने के बाद इतना पागल सा होकर ठहाके लगा रहा था कि इसे ढूंढने में हमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। चूंकि यह सावधान नहीं था, इसलिए हमने इसे आसानी से दबोच लिया। इसने पास ही रखा रिवॉल्वर उठना चाहा, मगर मेरे 2-4 मुक्कों ने ही इसे जमीन सूंघा दी, और उसी समय दुष्ट शैतान को भी बैजूनाथ ने एक शक्तिशाली प्रहार से धराशायी कर दिया। तब मैंने आज तक का सबसे खटकता हुआ सवाल उस बुढ़े हजारी पर दागा, तुम बार बार यहां आए, मगर एक बार भी यहां मौजूद इस तांत्रिक और लाल साड़ी वाली उस डायन माधवी ने तुम्हें मारा क्यों नहीं? जबकि आज तुम्हारे गुंडों को उसने चुटकियों में मसल डाला। तो इस हालत में भी वह बुढ़ा मुस्कुरा उठा, जिसकी कल्पना मैंने हरगिज नहीं की थी। उसने अपने गले में मौजूद उस लॉकेट को पकड़कर दिखाते हुए कहा,
उसकी वजह यह है, इसके कारण मैं आज तक जिंदा हूं। एक फकीर ने मुझे यह तब पहनाया था जब मेरी दिमागी हालत खराब थी और कहा था यह हर दुष्ट शक्तियों से मेरी हिफाजत करेगा। तो मैंने कहा, फिर तो तुमसे दुष्ट शायद ही कोई हो इस धरती पर। यह कहते हुए मैंने एक झपट्टा सा मारा और वह ताबीज अब मेरी मुट्ठी में था। और ठीक उसी पल एक बार फिर से अचानक ही वह दुष्ट तांत्रिक उठ खड़ा हुआ और हजारी पर झपटा और बुरी तरह से उसकी आंखों में अपने पैने नाखून घुसेड़ दिए। हलक फाड़ कर चीखा वह। उसके बाद पेट में वार हुआ। वहां से खून के फव्वारे फूट पड़े। कुछ ही पल में हजारी को बड़ी बेदर्दी से खत्म कर दिया उसने। और मैं उस समय यह अंदाजा नहीं लगा पा रहा था कि मरने वाला ज्यादा दुष्ट था या फिर मारने वाला। और एक बात यह भी थी कि उस दुष्ट हजारी को बचाने की कोशिश किसी ने भी नहीं की थी, क्योंकि शायद यही उसके बुरे कर्मों की सजा भी थी। खैर, उसके बाद भी जब दुष्ट तांत्रिक का गुस्सा शांत नहीं हुआ, तब बैजूनाथ जी ने उसे अपने अत्यंत शक्तिशाली मंत्रों से उछालकर दूर फेंक दिया और मुझसे कहा, इस तांत्रिक की काले जादू वाली माला अब भी इसी घर में मौजूद है, उसे जल्दी से ढूंढकर आग लगा दो। तब तक मैं इसे रोकने की कोशिश करता हुआ। बैजूनाथ की यह बात कहते ही वह दुष्ट चिल्लाया, तुम सबको मार डालूंगा, कोई नहीं बचेगा। उसके गुस्से ने एक पल के लिए तो हम सबको हिला डाला, मगर हम सभी जल्दी ही संभले और अलग अलग दिशाओं में जाकर उस माला को ढूंढने लगे। इस समय बैजूनाथ और उस शैतान के बीच एक अनोखा मगर भयानक युद्ध जारी था। करीब 20 मिनट के अथक प्रयास के बाद अचानक रोहित चिल्लाया, मिल गई वह माला। उसकी आवाज सुनकर मैं और मुकेश भी उसके पास जा पहुंचे और फिर कुछ ही समय में हम तीनों बैजूनाथ के सामने भी जा पहुंचे। हमारे हाथों में माला देखकर वह चीखे, ये माला इस दुष्ट के ऊपर फेंक दो। हमने भी वैसे ही किया, मगर आश्चर्यजनक रूप से जब तक माला उस शैतान तक पहुंच जाती, बैजूनाथ ने तांत्रिक को आग की लपटों में कैद कर दिया था। नतीजा, माला उस पर गिरकर जल उठी। साथ ही शैतान की चीखें भी गूंज उठी और यह उसकी आखिरी चीखें थीं। कुछ समय बाद ही वहां सिर्फ काले बादल जैसी आकृति बनी और चक्कर काटते हुए वहां से चली गई। इसी के साथ सब शैतानी ताकतों का अंत हुआ। अब हम वहां से चलने लगे। तभी मुकेश ने एक सवाल दागा, बाबा, जब वह ताबीज हजारी के गले में था तो उसे इन आत्माओं से यूं डरने की जरूरत ही क्या थी? फिर उसे क्या पड़ी थी कि उस भालचंद्र को यहां लाने की? उसे भी फिजूल में मरवा डाला। बैजनाथ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, उसके यहां आने की सबसे बड़ी वजह थी उसका लालच। यह अकूत धन जो उसने यहां छुपा रखा था, वह उसे हर हाल में पाना चाहता था। और उसके साथ साथ वह यह भी चाहता होगा कि किसी भी तरह इन दुष्ट रूहों से यह घर मुक्त करवाया जाए, क्योंकि किसी ताबीज के सहारे वह कब तक खुद को बचा सकता था। इसलिए वह तांत्रिक भालचंद्र को यहां लाया, मगर शायद वह नहीं जानता था कि भालचंद्र बुरी मौत मारा जाएगा। यह बात सुनकर हम सभी के चेहरे पर विश्वास के भाव थे। उसके बाद वहां से जाने से पहले हमने हजारी के छोटे भाई गजेंद्र की लाश को बगीचे में से ढूंढकर बाहर निकाला और उसका अंतिम संस्कार किया। थोड़ी देर बाद ही सुबह भी होने वाली थी, इसलिए उसके बाद हम सभी वहां से बाहर चल पड़े। मैंने उस धन को गांव की भलाई के लिए खर्च करने का फैसला लिया, जो कि मेरे दोनों दोस्त भी चाहते थे। कुछ समय बाद ही सूर्य की किरणों से सारा गांव चमक उठा था। वैसे तो सूर्यदेव हर रोज ही निकलते थे, मगर आज का सूर्य जैसे एक नया संदेश लेकर आया था। साथियों, आज की हमारी एक कहानी यहीं पर कंप्लीट होती है। कहानी को पूरा सुनने के बाद मैंने अपने दोस्त यानी करण को बहुत बहुत धन्यवाद दिया कि उसने गांव की जो सबसे पुरानी हवेली थी, जो सबसे डरावनी हवेली थी, उसमें से उस डर को हमेशा हमेशा के लिए गायब करवा दिया। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये स्टोरी काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो आप इसे अपने और साथियों के साथ शेयर करें जो ऐसी हॉरर कहानियां सुनना पसंद करते हैं। आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ को लंबे वक्त तक लगातार करने के लिए हमें आर्थिक सपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ती है, और जब तक आप अपनी ओर से कोई योगदान नहीं देंगे, तब तक मेरे लिए इन कहानियों को आगे कंटिन्यू करना मुश्किल हो जाएगा और आपके एक छोटे से योगदान से मुझे बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा।
आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सजेस्ट करें, उनसे सब्सक्राइब करवाएं और अपने फ्रेंड्स, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह में इन हॉरर स्टोरीज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। बाकी नेक्स्ट स्टोरी के लिए आप इंतज़ार कीजिए। तब तक अपना ख्याल रखिए और दूसरों का भी ख्याल रखिए। और हाँ, एक ज़रूरी बात जो मैंने आपको शुरू में कही थी कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। मैं वहाँ पर आपके किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार बैठा हूँ। बाकी आप कमेंट में भी आपस के अंदर बातचीत करना शुरू कीजिए ताकि हमारी फैमिली का जुड़ाव ज़्यादा मजबूत हो सके।